अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट नबीहा एजाज और सुबह का आगाज कर चुके हैं जनाब, ताकि आपके साथ आज अच्छी खबरें शेयर करेंगे, जबरदस्ती धमाकेदार। और कल की धमाकेदार खबर कौन उससे वाकिफ नहीं है भाई, बड़े धूम धड़के होते रहे, ढोल धमाके होते रहे और पाकिस्तान की जो शानदार फतेह हुई, फाइनली पाकिस्तान ने जिस तरीके से कमबैक दिया और भारतीय सुरमाओं को जो नाको चने चपा दिए, मेरे ख्याल से भारत को अपनी ये शिकस्त अब बरसों तक याद रहेगी। और बाबर आजम को अगर फातेह आजम कहा जाए तो हरगिज गलत नहीं होगा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और क्या मैच था, एक एक ओवर जो है जनाब वो देखने वाला था। बहरहाल ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे, सीधा जरा एनालिसिस लेंगे कल के होने वाले मैच पर, पाकिस्तान की जीत पर और खासकर अब आगे क्या होने वाला है। पाकिस्तान का जो मैच खासकर न्यूजीलैंड के साथ होगा, चलिए उस पर तबसरा लेंगे ही, लेकिन पहले बात करेंगे कि जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, जरा इस पर बात करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब। बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो क्या ही बॉलिंग की गई, अगर बैटिंग की बात की जाए तो क्या ही पार्टनरशिप रही बाबर आजम और रिजवान की। क्या तबसरा करेंगे कल की जीत पर पाकिस्तान की? बहुत बहुत शुक्रिया नबिया, सुबह खैर। और वाकई में जिस तरह आपने इंट्रो दिया, पूरा पाकिस्तान खुशी से झूम उठा पाकिस्तान की इस कामयाबी पर, और आपने खुद भी कहा भारत इसको कभी भुला नहीं सकेगा। आप देखें 18 जून 2017 को तकरीबन 4 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है जब पाकिस्तान ने फाइनल में हराया था चैंपियंस ट्रॉफी के। अभी वो जख्म भारत का भरा नहीं था, लेकिन फिर भारत ने उसका बदला हमसे लिया 2019 के वर्ल्ड कप में, अब से 2 बरस कबल। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बरतरी हासिल कर ली है। और जिस तरह से कल पाकिस्तान खेला, लग रहा था कि भारतीय खिलाड़ी जो थे वो पाकिस्तानी बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स उनके सहर में मुब्तला हो चुके हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने तीनों शोबों में भारत को आउट क्लास किया, उसकी जितनी तारीफ भी की जाए कम है। मैं समझता हूँ कि कल पाकिस्तानी टीम बेखौफ होकर खेली, वरना अमूमन पाकिस्तान पे दबाव होता है जब भी आईसीसी का कोई इवेंट होता है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान दबाव का अंडर प्रेशर होता है। लेकिन कल बिल्कुल अंडर प्रेशर, कल उल्टा हो गया। कल तो भारत अंडर प्रेशर नजर आ रहा था पाकिस्तान के इस उम्दा कारकर्दगी के सामने। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिन्होंने खुशियां दी। आप देखें मुल्क के हालात कैसे हैं, लोग महंगाई के बोझ तले दबे हुए, बेरोजगारी है, खुदकुशियां हो रही हैं और लोग जो है वो अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट के जरिए जिस तरीके से लोगों को खुशियां मिली, और जो आम आदमी, जो निचला तबका जो मुश्किल से दो चार है, वो भी जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आया। तो आप इससे अंदाजा लगा लो हुआ क्या। क्योंकि अगर हम इनिशियली देखें, टॉस भारत ने जीता, बैटिंग करने का फैसला किया, और अगर पहले 5 ओवर्स ही देखे जाए, बल्कि 5 भी शायद मैं ज्यादा कह रही हूँ, उससे पहले ही भारत की 2 विकेटें गिर चुकी थी और प्रेशर बिल्ड हो चुका था। उसके बाद कोहली सिर्फ एक वाहिद होप थी शायद इंडिया के लिए कि शायद ये कुछ कर जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका जब शाहीन आफरीदी ने विकेट ले ली। तो क्या हुआ भारत के साथ? आप क्या समझते हैं कि क्या गलती उन्होंने की, या पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी, चले उसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या रही कि आगाज ओपनिंग इतनी जबरदस्त और शानदार हुआ? नबिया, कल हर चीज पाकिस्तान के हक में गई। टॉस पाकिस्तान ने जीता और टॉस जीतकर पाकिस्तान ने भारत को खिलाया। तो विराट कोहली भी ये कह रहे थे कि अगर वो टॉस जीतते तो वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को खिलाया, और जिस तरह से पहले ही ओवर में उनकी बैटिंग लाइनअप के अहम सुकून रोहित शर्मा को शाहीन शाह अफरीदी ने एलबीडब्ल्यू किया, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने तीसरे ओवर में इनिंग्स के शाहीन शाह अफरीदी ने जो बोल्ड किया केएल राहुल को, वहीं से भारत की बैटिंग लाइनअप की कमर टूट कर रह गई और भारतीय टीम दबाव पर हार हो गई। अगर कोहली ने मिस सेंचुरी बनाई, ऋषभ पंत ने 39 रन स्कोर किए, लेकिन इब्तिदाई विकेटें गिरने के बाद से जो प्रेशर भारत पर आया वो मैच के इख्तिताम तक रहा। आप देखें ओस का फैक्टर भी था कल, और टॉस इसीलिए जीतकर बाबर आजम ने पहले भारत को खिलाया था, क्योंकि जब ओस होती है तो गेंद गीली हो जाती है और बॉलर्स के लिए ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तानी इनिंग्स के इब्तिदाई 10 ओवर्स तक तो ओस नहीं गिरी, वो जब तक पाकिस्तानी बैट्समैन भारतीय बॉलर्स की धुनाई कर चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद ओस भी गिरना शुरू हुई, जिसको विराट कोहली ने भी तस्लीम किया। तो मैं समझता हूँ कल हर चीज पाकिस्तान क्या
कैचेस बड़े जबरदस्त हुए, खासतौर से डाउन फील्डिंग कर पाकिस्तान की अच्छी रही, बॉलिंग अच्छी रही। हारिस रऊफ ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने बहुत तेज गेंदें की, स्लोअर बॉल्स को मिक्स किया और फिर पाकिस्तानी ओपनर स्पिनर शादाब खान ने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, मोहम्मद हफीज के 2 ओवर में सिर्फ 12 रन बने। तो पाकिस्तान के हक में कल हर चीज गई। और जब बाबर आजम और रिजवान बैटिंग के लिए आए तो उन्होंने जिस अंदाज से रनिंग बिटवीन द विकेट की, उससे भी भारत पर प्रेशर पड़ा कि सिंगल डबल रन ले रहे थे, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे और रिजवान जिस तरह से अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेल रहे थे, उससे भी भारतीय बॉलर जो है वो दबाव का शिकार हुए। और मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि कल पाकिस्तान का दिन था और हर चीज पाकिस्तान के हक में गई और इंशाल्लाह आने वाले दिन भी पाकिस्तान के ही होंगे और ट्रॉफी इंशाल्लाह घर आएगी। अच्छा शेख साहब, मैं जो हमेशा पाकिस्तान इंडिया का जो जब आमना सामना होता है तो जो एक प्रेशर कायम रहता है दोनों में और पाकिस्तान की टीम अक्सर अंडर प्रेशर भी आ जाती है। कल के अगर हम खिलाड़ियों की बात करें या कल के मैच की बात करें तो बॉडी लैंग्वेज जो हमारे प्लेयर्स की थी, खासकर बाबर आजम की और हमारे बॉलर्स की भी, वो बड़ी मुतमईन थी, वो बड़ी पुरसकून थी और बिल्कुल अंडर प्रेशर आए ही नहीं हमारे प्लेयर्स। तो ये बड़ा एक जबरदस्त जज्बा देखने को मिला कल के मैच में, खासकर हालांकि जो क्राउड था, जो स्टेडियम था, वो भी भारतीयों से भरा हुआ था। आप सही कह रही हैं, कल यही हमारी कामयाबी का राज है कि कल जो हम जीते वो इसी वजह से जीते कि बिला खौफ बेखौफ हम होकर खेले, बगैर किसी डर के। जो बॉडी लैंग्वेज थी वो आगाज से ही बता रही थी कि पाकिस्तानी टीम जो है वो उन तमाम खदशात को पीछे छोड़ कर आई है कि जो कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ आईसीसी इवेंट्स में हमेशा अंडर प्रेशर रहता है। कल तो उल्टा हो गया, जब पाकिस्तान ने भारत को अंडर प्रेशर कर दिया और जिस तरीके से भारत हारा है, लोग तो यही समझ रहे थे कि भारत की टीम, और हम लोग भी जितने तजियाकार थे वो यही कह रहे थे ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर कि भारत की टीम जो है वो ज्यादा मजबूत है ऑन पेपर। भारत आईपीएल उसके खिलाड़ी यूएई में खेल रहे थे, फिर इंग्लैंड की सीरीज खेले, पाकिस्तान के तो 11 मैच नहीं हुए। आप देखें 4 मैच वर्सेस वेस्ट इंडीज, 5 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 मैच इंग्लैंड के खिलाफ जो नहीं हुए T20 मैचेस। तो पाकिस्तान की तो तैयारी वो नहीं थी जो भारत की थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जहनी तौर पर अपने आप को मजबूत बनाया, आसाब के जंग में जो आसाब शिकन अंदाज से वो मैदान में उतरे, मैं समझता हूँ उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल। अच्छा बेग साहब, पाकिस्तान की कल की जो जीत थी और जो शानदार जीत थी, आप क्या समझते हैं कि अब वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कितनी मुस्तहकम हो गई है, कितनी स्ट्रांग हो गई है? देखिए नबिया, कल तो पहला मैच था और हमें इस मैच को भुलाकर किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने भारत को हरा दिया, लेकिन अभी हमने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। अभी हमारा सफर और आगे की तरफ जाना है। 14 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। अभी तो पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा नमीबिया है, स्कॉटलैंड है। अभी हमें इन सबको हराना है। न्यूजीलैंड की टीम को आप आसान ना ले, अफगानिस्तान की टीम को आसान ना ले, तो अभी सफर खत्म नहीं हुआ। और कल पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड से मैच है शारजा में, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कल पाकिस्तान इंशाल्लाह अगर जीतता है तो फिर वो जो सेमीफाइनल का सफर है पाकिस्तान का वो ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि लोग ठीक है तारीफ करें, पाकिस्तानी टीम ने उन्हें खुशियां दी हैं, लेकिन तारीफ करते हुए ये ना भूल जाएं कि अभी हमारे सफर का आगाज हुआ है। अभी तो हमने पहला मैच खेला है, अभी हमें एक तवील सफर तय करना है। और हम 2009 के बाद से 12 बरस से हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो हमें T20 वर्ल्ड कप जीतना है और उसी पर हमें फोकस रखना चाहिए। अच्छा, चूंकि बेग साहब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, तो भारत को शिकस्त देना चूंकि एक नफ्सियाती जंग भी होती है और प्रेशर बिल्डिंग की गेम भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बहरहाल खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान कल का मैच जीता। न्यूजीलैंड के साथ जो कल शारजा में मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का, क्या प्रेडिक्शन है सर आपकी और क्या स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम रखेगी कल के मैच को खास कर देखें, क्योंकि वर्ल्ड क्लास टीम के साथ कल का मैच मुकाबला होने जा रहा है? देखिए T20 क्रिकेट है, इसमें आप नतीजे के बारे में पहले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वेस्ट इंडीज की टीम दिफाई चैंपियन है, वो परसों किस तरीके से 55 रन पर ढेर हो गई इंग्लैंड के खिलाफ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। फिर जो साउथ अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया से मैच था, आखिरी ओवर तक गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड की टीम अच्छी टीम है T20 क्रिकेट में और वो यकीनन पाकिस्तान के लिए सख्त मुकाबला होगा। पाकिस्तान को रिलैक्स नहीं होना चाहिए।
मेरी जाती राय यही है कि पाकिस्तान अपने इसी विनिंग कॉम्बिनेशन को बरकरार रखेगा। जिस टीम ने भारत को हराया कल 10 विकेटों से, तो पाकिस्तान को खुशफहमी में नहीं मुब्तला होना चाहिए, आसान नहीं लेना चाहिए न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड हमें टफ टाइम दे सकता है। ठीक, बेग साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया न्यू पाकिस्तान को और कल के होने वाले मैच पर और कल होने वाले मैच दोनों पर आप तबसरा कर रहे थे। बहरहाल ये जीत तो पाकिस्तान की है, हमारे तमाम लोगों की है, लेकिन कल की जीत की खुशी में हमने कल जो होने वाला मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पर भी आई एम श्योर हमारी दुआएं हैं, उम्मीदें हैं कि जो शाहीन है उनकी परवाज बुलंद होगी। बहरहाल जनाब प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं, मारगिला हिल्स से खबरें आ रही हैं, और अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद की मारगिला हिल्स में लेपर्ड की मौजूदगी की इत्तलात मौसूल हो रही है। इससे पहले भी ये इत्तलात थी, लेकिन इसकी कंफर्मेशन हम आपको कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अच्छी तादाद में, यानी कि इन अ बिग नंबर मारगिला हिल्स में लेपर्ड की मौजूदगी की इत्तलात हैं। अब चूंकि जनाब लेपर्ड और चीते में फ़र्क है, लेकिन चूंकि फैमिली एक ही है इसलिए इसको चीता ही कहा जाएगा। अब जनाब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने मारगिला हिल्स नेशनल पार्क में लेपर्ड की मौजूदगी की इत्तलात की तस्दीक भी कर दी है। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ महकमा वाइल्ड लाइफ से मौजूद है सखावत अली साहब। सखावत साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये तो अच्छी खबर है कि मारगिला हिल्स में लेपर्ड की मौजूदगी की तस्दीक अब हो चुकी है। कितनी तादाद है लेपर्ड्स की इन हिल्स में? बेसिकली अगर तादाद को कहा जाए तो जो हमारी रिसेंटली स्टडी हुई थी उसमें अप्रोक्सीमेट जो हमने नंबर दिया है पूरे नेशनल पार्क में, जो 17,386 हेक्टेयर का एरिया है, उसमें तकरीबन 6 से 7 इंडिविजुअल जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, और जिनकी प्रोटेक्शन पे हमारा स्टाफ जो है वो दिन रात काम कर रहा है ताकि इनको बचाया जा सके। क्योंकि लेपर्ड जो है, लेपर्ड या तेंदुआ जिसे आप कह रहे हैं, आपने एक बात अभी की है कि चीता इटसेल्फ एक अलग चीज है। अच्छा। क्योंकि जहां पे किसी को लेपर्ड अगर नजर आता है वो उसे शेर भी कहते हैं, इसका नाम क्या, चीता भी कहते हैं, और कंफ्यूज करते हैं। लेपर्ड अलग है और चीता अलग है, तो लिहाजा इन दोनों को आप सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग कर दें। ठीक है। तो नेशनल पार्क, मारगिला हिल नेशनल पार्क के अंदर सिर्फ कॉमन लेपर्ड पाया जाता है जो बिग कैट्स की फैमिली से ताल्लुक रखता है, और 6 से 7 इंडिविजुअल जो हैं ये हमने अभी एस्टिमेट किए हैं 17,386 हेक्टेयर के एरिया में। अच्छा सर, ये भी जो है आर्टिकल्स वगैरह अक्सर हमने देखी और इतलात यही सामने आ रही हैं कि हिमालय से ये इधर माइग्रेट हुए हैं, मारगिला हिल्स की पहाड़ियों में ही क्यों मुंतकिल हुए हैं सर? देखें, मारगिला हिल्स जो हैं ये कोहे हिमालय का ही जिक्र है, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, हिमालयाज की फुट हिल्स हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे जैसे अब इंक्रोचमेंट बढ़ती जाएगी तो ये जानवर हिमालय की तरफ मूव करते जाएंगे, और ये इनका ओरिजिनल हैबिटेट है। तो इनकी इसी एरिया को अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो ये पॉपुलेशन यहाँ पर स्टेबल रहेगी। अच्छा। बजाय इसके कि हम हैबिटेट को खत्म कर दें यहाँ पे, और ये जानवर, जाहिर बात है सबसे पहले हैबिटेट जब खत्म होता है तो सबसे पहले एनिमल यहाँ से माइग्रेट करते हैं। जब एनिमल यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं तो वो एरिया पूरे का पूरा डिग्रेड हो जाता है। ये पूरे इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, और ख़ास तौर पे पूरे का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। हम तो ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि जो कॉमन लेपर्ड है, फॉर एग्जांपल टॉप कार्निवोर है, और ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है। मारगिला हिल नेशनल पार्क के अंदर जो 38 मैमल्स की स्पीशीज हैं उनमें से ये एक सबसे टॉप पे स्पीशीज है। जैसे हमारे मुल्क को प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, सेम इसी तरह इस नेशनल पार्क के अंदर या किसी भी नेचर एरिया में जो टॉप कार्निवोर होता है वो उस एरियाज को, उस नेचर इकोसिस्टम को बैलेंस में और बिल्कुल कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। अच्छा सखावत साहब, हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल होते हुए देखी हैं जहां पर चीता या शेर या लेपर्ड जो है, जब वो किसी आबादी वाले या शहर के पास किसी जगह पर पहुंचते हैं तो आबादी को भी नुकसान पहुंचता है या फिर जानवर को, उसकी ब्रीड को भी नुकसान पहुंचता है। तो नुकसान दोनों सूरतों में कहीं पर भी ना हो, महकमा वाइल्ड लाइफ इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रहा है? देखिए, इस हवाले से हमने ऑलरेडी जितने भी टूरिस्ट, खास तौर पे जो नेशनल पार्क के ऊपर आते हैं, ट्रेल्स के ऊपर आते हैं, उनके लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आप जब ट्रेल को विजिट करते हैं तो कोशिश करें कि मगरिब से आधा घंटा पहले आप ट्रेल से वापस आ जाएं,
और अंधेरे में ना जाएं, क्योंकि लेपर्ड मोस्टली नॉक्टर्नल है, रात के वक्त निकलता है। और दूसरी इंस्ट्रक्शन ये दी जाती है कि जो ट्रेल्स बने हुए हैं उन्हीं पे रहें, बजाय इसके कि आप एडवेंचर करने के लिए जंगल के अंदर अगर घुस जाएंगे तो जाहिर बात है जो भी एनिमल, किसी भी एनिमल के आप घर के अंदर घुसेंगे तो वो अपने घर को दफा लाजमी करेगा। तो इस दफा की सूरत में वो हो सकता है किसी पे अटैक करे, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो होपफुली कि ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने जो कहा घरों के अंदर घुस जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ऐसा वाकया इस्लामाबाद के अंदर पेश नहीं आया। यहाँ पे अभी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कुछ जो हैं विलेजेस हैं वहां पर लाइव स्टॉक की किलिंग की रिपोर्टिंग आई है, लेकिन उसकी भी कंफर्मेशन इतनी नहीं हुई, क्योंकि इस नेशनल पार्क के अंदर अच्छा खासा उसका प्रे मौजूद है। वो वाइल्ड बोर के ऊपर फीड करता है, उसके बाद बार्किंग डियर हैं, जंगली खरगोश हैं, उसके बाद क्लीच फेजेंट्स हैं, इन सारे के सारे जानवरों के ऊपर ये फीड कर रहा है और अच्छी खासी खुराक उसकी मौजूद है। तो जब एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी के हवाले से वहाँ पर जानवरों के रहने सहने के लिए तमाम सहूलियात अगर मौजूद होंगी, जैसे फूड फीड मौजूद है वहाँ पर, तो वो जाहिर बात है शहरों का रुख नहीं करेगा। अच्छा, चूंकि सखावत साहब ये जिस एरिया में इस वक्त लेपर्ड की मौजूदगी की इतलात की तस्दीक हुई है, ये वो सारा एरिया है जो बेसिकली टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ पर आते भी हैं, हॉलीडेज़ या अपनी वेकेशन पर भी आते हैं और जाना पसंद भी करते हैं। अगर ऐसे सूरत में किसी का सामना हो जाता है तो क्या कोई इमरजेंसी नंबर भी है, या फौरी तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ क्या करेगा? कोई शख्स अपने दिफा के लिए क्या कर सकता है अगर खुदा न खास्ता आमना सामना हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात है, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लेपर्ड अगर हमारे सामने आ जाए, तो हम तो पहला सिंपल उसका जवाब ये होता है कि लेपर्ड अगर आपके सामने आ गया तो आप ना तो लेपर्ड की स्पीड से भाग सकेंगे। सबसे पहले कोशिश ये करें कि अपने आप को पैनिक ना करें, पुरसुकून रहें कि जानवर ये महसूस ना करे कि ये बंदा मेरे लिए खतरे का बायस बन सकता है। बेसिकली हमारा एक आम रूटीन होती है कि जानवर कोई भी अगर नजर आएगा तो हमारी कोशिश होती है कोई पत्थर, कोई चीज हमारे हाथ में हो या उसे डराएं ताकि वो डर के भाग जाए। लेकिन जानवर जब अपने एरिया में मौजूद होता है, अपने हैबिटेट में मौजूद होता है, तो वो अग्रेसिवनेस शो कर सकता है। तो इस हवाले से आप जितना खामोशी से खड़े रहेंगे तो वो खामोशी से खुद ही गुजर जाएगा, एक चीज। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बन जाता है कि आप समझते हैं कि मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा या वो जानवर वहां से नहीं जा रहा, तो आपने जितना जिसे कहते हैं अपने आप को सबमिसिव बिहेवियर में जितना अपने आप को कर सकते हैं, थोड़ा सा अग्रेशन उसे शो करेंगे, आंखों में आंखें उसके डालेंगे, ताकि उसको भी पता चले ये भी जाहिर बात है जानवर भी इंसान से डर रहा होता है, लेकिन जानवर को उसकी लिमिट तक रखना है। बिल्कुल, जानवर को उसकी लिमिट में रखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि आप जानवर के ऊपर अटैक करेंगे और ये करेंगे, वो जानवर अपना रास्ता ढूंढ रहा होता है और आप अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। इन दोनों की कश्मकश में जो है वो जानवर, फिर अगर आप थोड़ा सा मुजाहरा इस तरह करते हैं तो जानवर आप पे अटैक भी कर सकता है। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमें बता रहे थे लेपर्ड की जो मौजूदगी की इतला है मारगरा हिल्स में। और मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी और वो स्नेक्स यानी कि सांपों से मुतालिक था। और चूंकि हमने हमेशा से पढ़ा है, जाना है, समझा है कि जो सांप भी होते हैं उनकी फितरत में होता है डंग मारना, और अगर तेंदुआ या शेर या सांप आपके सामने आ जाए तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े लोग जो है उनके जिस्म पर खौफ तारी हो जाता है। लेकिन सांप के बारे में भी जो मैंने पढ़ा वो यही था कि बेसिकली जब भी कोई भी जानवर इंसान से अपने आप को डर महसूस करता है या उसको लगता है कि उसको खतरा है तो वो आप पर फौरी तौर पर अटैक करेगा, अदरवाइज वो अटैक नहीं करेगा। बहरहाल अल्लाह करे कि तमाम लोग सेफ रहे, हमारी आबादी सेफ रहे और जानवर भी जो है वो इंसानों से सेफ रहे। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। आगे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है, लेकिन आपको हम एक मरतबा फिर से याद करवा रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है पाकिस्तान से पोलियो के ख़ात्मे के हवाले से और अवेयरनेस के हवाले से पाकिस्तान में, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं उनका भी बहुत अमल दखल रहा है। लेकिन क्या वजह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी आज भी पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं हुआ है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान
पाकिस्तान में 79 यानी कि 79 और अफगानिस्तान में 53 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस साल के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही में वाहिद मुल्क है जहां पर अभी भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दो के ये नंबर गुज़श्ता चंद सालों में बहुत कम हुआ है, बट स्टिल पाकिस्तान इज नॉट पोलियो फ्री। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मियां नवीद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मियां नवीद साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जो 26 साल एक मुहिम जारी रही उसके बाद भी पाकिस्तान अभी तक पोलियो फ्री नहीं हुआ? रीजन? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इस हवाले से ये बता दूं कि मुतअद्दिद बार हम बड़े क्लोज जा चुके हैं, केसेस कम हुए और बिल्कुल जो है वो पंजाब में खास तौर पर तो पोलियो फ्री कई बार हुआ, कोशिश भी हुई, लेकिन फिर एक आधा केस जो है वो हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान ही है और अफगानिस्तान से जो है वो लोग जो आते हैं, जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो फिर वो उनमें जो है वो पोलियो की जो वैक्सीन है वो जो है वो रह जाती है। वो उन बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाई जाती, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैवलिंग की वजह से जो है वो हमसे मिस होता है। या फिर खासतौर पर केपी और उसके अलावा जो है वो लाहौर में मुख्तलिफ जो है वो जो मुख्तलिफ ऐसे ग्रामीण जो अफगानिस्तान से आए हैं जो इसको बिल्कुल इस मुहिम को, इस वैक्सीन को ठीक नहीं समझते और यही वजह है कि पाकिस्तान से आज तक जो है वो पोलियो केसेस की जो है वो शरह कम तो हुई है, लेकिन बिल्कुल आप पोलियो फ्री नहीं हो सके। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है यही है कि हम करोड़ों रुपए तो वैक्सीन के ऊपर भी हम लगाते हैं और उसके साथ साथ इस मुहिम और मैन पावर भी हमारी पूरी होती है और इस मुहिम को भी बड़े अच्छे तरीके से हम चलाते हैं। मीडिया के ऊपर भरपूर तरीके से अवेयरनेस भी दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि जो लोग रिफ्यूजल देते हैं वो उन्हीं लोगों की वजह से ये फिर जो है वो आगे सिलसिला चलता है और फिर ये जो है वो जो वायरस है पोलियो का ये फिर वायरल होता है। तो अच्छा, अब मियां नवीद मुझे बताएगा कि क्या पोलियो मुहिम को आगे बढ़ाने में अभी भी किसी मुश्किल का सामना है? जी बिल्कुल, जो है वो ये लाहौर जैसे शहर में भी मुश्किलात का सामना होता है। पोलियो टीमों को मारा जाता है, जो है वो लोग रिफ्यूज कर देते हैं, रिफ्यूजल बहुत ज्यादा है। खासतौर पर जो है वो ऐसे इलाके जो मैं ये कहूँगा कि ऐसे इलाके हैं जो अफगानिस्तान से जो है वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं या फिर यहाँ पर जो है वो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए हैं, वो इस चीज को बेहतर नहीं समझते और इस हवाले से मुतअद्दिद बार हमारे उलमा कराम की वजह से जो अवेयरनेस भी दी गई और गाही भी दी गई उलमा अकराम की मुहिम जो है उसके ऊपर भी जो है वो काफी हद तक लोगों को बताया गया कि पोलियो वैक्सीन अगर आप पी लेंगे तो आपके बच्चे जो है इससे महफूज रह सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो कुछ कमी कुताही या फिर जो है वो जो मिसिंग हो जाती है और पर हम वैक्सीन जो बच्चों को नहीं पिलाते तो वही से ये सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ट्रैवलिंग के लिए अभी भी पोलियो सर्टिफिकेट जरूरी है? जी बिल्कुल, आलमी सफरी पाबंदियां अभी भी हम पर लगी हुई हैं और हमें जब भी किसी मुल्क को ट्रैवल करना होता है तो हमें कोरोना जो खासतौर पर पोलियो वैक्सीन है वो पीने के बाद एक सर्टिफिकेट बना दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद फिर ही हम तो कोई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, उसके बगैर हम ना तो कोई वीजा अप्लाई कर सकते हैं और ना ही हम कहीं जा सकते हैं। खासतौर पर एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो पोलियो सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। इसमें खासतौर पर ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े जो भी लोग फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं उनको जो है वो ये एक पोलियो सर्टिफिकेट जो 1 साल के लिए 2 साल के लिए बनता है फिर हर साल को बनाना पड़ता है। तो ये अभी तक सफरी पाबंदियां हम पर खत्म नहीं हुई और इसके ऊपर भरपूर हम कोशिश भी कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी मुतअद्दिद बार चलाए हैं, लेकिन अभी भी बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो इस वैक्सीन को बेहतर नहीं समझते। जिस तरह कोरोना वैक्सीन को लोग नहीं समझते, लेकिन पोलियो वैक्सीन को भी लोग ठीक नहीं समझते। इवन हमारे लाहौर जैसे सिटी में बहुत सारे ऐसे जो है वो थानों के इलाके हैं जहाँ पर जो लोग इसको बिल्कुल जो ऐसी एक जो है वो इसको नहीं समझते कि ये खतरनाक हो सकती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो है वो खासतौर पर लोगों को पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलानी चाहिए और टीमों के साथ जो बदतमीजी की जाती है उनके साथ लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, फिर नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि मुकदमा। अच्छा मियां नवीद, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा तबका है या वो कौन से ज्यादातर लोग हैं या उनका ताल्लुक किस जगह से है जो बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स कतरे पिलाने में संजीदा दिखाई नहीं देते? जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो
खासतौर पर अगर पाकिस्तान में वो लोग रह रहे हैं या तो वो अफगानिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं, या फिर जो है वो केपी के लोग हैं जो खासतौर पर इनकी मैं ज्यादातर इसमें पठान और खान फैमिलीज होती हैं जो बिल्कुल भी अपने घरों में जो टीमों को नहीं जाने देते। इस तरह दोस्तों रोड के ऊपर एक सोसाइटी डील की है इस्लाम देवी अस्पताल से थोड़ा सा पहले, यहाँ पर जो वो आए रोज जाती टीमें जाती है उनको मारा जाता है, उनको शिद्दत किया जाता है, जिले इंतजामी की जानब से एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी इतनी नहीं काम की जाती, ना तो पुलिस एहलकार उनके साथ होते हैं, तो टीमें भी डरती हैं वहाँ पर जाते हुए। तो ये ऐसी फैमिलीज जो बिल्कुल जो है वो नहीं समझती। यहाँ फिर दूसरी जानब थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी हमारी आ जाती है कि हम ऐसे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते, हमारी टीमें वहाँ पर नहीं पहुँच पाती। ये दोनों जो है वो अगर देखा जाए तो ये 2 रीजंस हैं जो बिल्कुल सामने जो है वो हमारे हैं, जिसको हमने कंट्रोल करना है। और इस वक्त अगर बात करें तो जो है वो एनवायरमेंटल सैंपल अगर लाहौर की बात करें और दीगर शहरों की बात करें तो पंजाब में तो काफी हद तक ये कंट्रोल है, बिल्कुल ना होने के बराबर रह चुका है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई केस हमारा जो ट्रैवल होता है अफगानिस्तान से। मियां नवीद, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमें पोलियो से मुतल्लिक बता रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका पाकिस्तान को अभी सामना करना पड़ रहा है। पोलियो इज़ वन ऑफ देम, डेंगू आपको पता है, कोविड-19 इज स्टिल देयर, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। पेरेंट्स को ये सेगमेंट क्लोज करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी लापरवाही या बेहतियाती का मुजाहिरा ना करें, स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट योर किड्स। अपने बच्चों को पोलियो के लाजमी पिलवाएं अगर घर घर टीम आपके घर में। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक जनाब नियो पाकिस्तान प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इकबाल के शाहीन बच्चों की जो सितारों पर कमंड डालते हैं और यकीनन इकबाल ने भी अपने तखय्युल में मुस्तकबिल में झांक कर इन्हीं बच्चों का, इन्हीं नौजवानों का जिक्र किया है जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आज के सेगमेंट में, आज के प्रोग्राम में एक ऐसी ही बच्ची से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। शी इज़ फुल ऑफ टैलेंट और अपनी बुक भी इन्होंने पब्लिश की है, आप इस वक्त न्यू के टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त राइटर है, नामवर शायरा है, मुसन्निफा है, बहुत सारे अवार्ड्स भी विन कर चुकी हैं इतनी कम उम्री में जनाब। और पाकिस्तान की यंगेस्ट पोइटेस अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अपने नाना के साथ आज आई हैं नामवर अहमद और नाम भी इनका खूबसूरत है और ख़ुद भी ये बहुत खूबसूरत है और उतना ही खूबसूरत काम भी कर रही है। ये बुक भी मेरे पास इनकी मौजूद है। और जी इनके नाना का भी हम तारुफ कराते हैं, दबीर अहमद साहब आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट फैमिली से जनाब इनका ताल्लुक है, वेल नोन आर्टिस्ट हैं, एनसीए में रिटायर्ड प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सर आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एंड नामवर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थोड़ा सा पहले हमें अपने बारे में बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नामवर अहमद है। आई एम 11 years old and studying in Lahore Grammar School, grade 7. As you can see, I have published my own poetry book. And I may even be the youngest poetess of Pakistan, since the last youngest poetess was 12 years old. I'm 11. Great number. जी, आपने कोविड में राइटिंग का आगाज किया पोएम्स लिखने का या शौक पहले से था? नहीं, शौक काफ़ी देर पहले से था, बहुत देर से। जब से मैं 6 साल की थी, हाँ, मैं आई बीन राइटिंग पोएट्री। अच्छा। मैं बस अपनी छोटी सी डाइनिंग टेबल के ऊपर कुछ रॉम स्टफ वगैरह कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। जी बिल्कुल, मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर जाकर ना, वहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल, वहाँ पर जाकर बस आई वुड जस्ट राइट फॉर आवर्स। मामा के बाबा पूछते थे या नाना के क्या लिख रहे हो, दिखाओ, शो अस? हाँ, पूछते तो थे मगर they didn't start paying attention to it till I was grade। कि अभी छोटी है और अभी बच्चे कुछ भी अपनी फीलिंग्स वगैरह भी अक्सर लिखते रहते हैं। Exactly, बस मैं उनसे पूछती थी कोई मुझे रैंडम ऑब्जेक्ट या कोई आइटम दे, मैं उसके ऊपर लिख दूंगी। वो कहते थे टेबल के ऊपर लिख दो, टमाटर के ऊपर लिख दो। तो I would write on the smallest little things, my teacher's car के ऊपर लिख दो। I very clearly remember। तो नामवर, आपकी एज के जितने बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है और ये सर को भी मुखातिब करके मैं बात करूंगी, भाई दुख भी होता है समटाइम कि आजकल के बच्चे, सर टिकटॉक जैसी बीमारी का नाम तो आपको पता होगा ना, आपने देखा होगा यकीनन, तो वो टिकटॉक यूज कर रही हैं, इतनी सारी गेम्स फोन में आ चुकी हैं, फोन एडिक्ट्स हैं, और फिर बाकी जो रही सही कसर थी वो कोविड ने निकाल दी कि बच्चों का बिल्कुल ही। तो आई एम श्योर कि आप बड़ा प्राउड फील करते होंगे नामवर पे, और क्यों ना करें, ये प्यारा नाम भी देने वाले आप ही हैं। बिल्कुल फ़ख्र महसूस होता है, लेकिन मैंने इसको बचपन से ही देखा, इसके अपने इंटरेस्ट थे। ये आम बच्चों की तरह वो कार्टून फिल्म्स लगा के उनके सामने नहीं बैठा करती थी, बल्कि कुछ ना कुछ करती रहती थी।
इसको ड्राइंग का भी बेहद शौक था। मगर शायद आपके ज़ेरे साया रही ना, इसलिए नहीं, हमने कभी से ये नहीं कहा कि ये करो, ये इसके अपने इंटरेस्ट थे। और शायद इसकी मदर भी नहीं चाहती थी कि ये आर्टिस्ट बने, तो लिखती रहती थी, लेकिन हमने कोई इतना अटेंशन नहीं उस वक्त वो की। मगर एक स्टेज आई, फिर जब हमने उसे पढ़ना शुरू किया तो फिर महसूस किया कि ये कुछ ना कुछ लिखना। सबसे पहले किसने जो है फैमिली में नंबर, आप मुझे बताओ, सबसे पहले आपकी पोइट्री या जो राइटिंग्स थी वो सबसे पहले आपने किसको दिखाई या किसने नोटिस किया और अप्रिशिएट किया? माय नानी ने। नानियाँ जो है ना वो सबसे, माँ, मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कि मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं कोई चीज़ अगर भूल जाऊंगी या नोटिस में नहीं लेके आऊंगी, लेकिन जो नानियाँ होती है ना वो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ नोटिस कर रही होती है। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया फर्स्ट टाइम आपकी पोएट्री को? एक्चुअली मुझे ना, मैं नानी के साथ चपड़ बात कर रही होती हूँ हर वक्त, तो सबसे ज़्यादा मेरी कम्युनिकेशन अपनी नानी के साथ होती है। तो आई वॉज एक्चुअली सिटिंग विद माई ग्रैंड मदर और फिर वो देख रही थी कि मैं पोइट्री लिख रही हूँ। या जैसे ये मेरे नाना बुआ, मेरी नानी वो अपनी क्ले से बनाते रहते थे, मैं उनके साथ लेट कर वहाँ पर, मैं वहीं पर लेटी हुई, उनके नीचे बेसमेंट के अंदर उनका स्टूडियो बना हुआ है, मैं वहाँ पर या तो मैं उनके साथ खुद ही पोइट्री कर रही होती बिकॉज मुझे भी क्ले से खेलने का शौक था, या तो आई वुड जस्ट बी सिटिंग नेक्स्ट टू देम और मैं अपनी पोइट्री लिख रही होती। अच्छा, बाकी चीज़ों में कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ? जैसे कि मैंने सर से डिस्कस किया अभी, कभी फेलोज, आपकी क्लास फेलोज या फ्रेंड्स वगैरह या कजन्स, अभी बहुत सारे गैजेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, I didn't get an iPad until I was 4 or 6. अच्छा, मामा ने अलाउ नहीं किया? नहीं। अच्छा, तो नहीं करता था कि मेरे पास भी हो सब? नहीं, I never actually knew कि you know I didn't pay much attention to technology. मुझे लगता है कि नेक्स्ट मामा के साथ भी करना पड़ेगा, उनसे भी पूछना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारी मामास का कंसर्न है जो हमें देख रही है। अच्छा, आप हमें अपनी थोड़ा सा बुक के बारे में बताओ। जी बिल्कुल, ये इस बुक के अंदर आई हैव रिटन, इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या लिखा है आपने इसमें? इसके अंदर तो सिर्फ 50 पोएम्स है ओवरऑल। मैंने इट्स नॉट सिर्फ, ये बहुत अच्छा है, इट्स अ गुड नंबर। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा है, मगर आई रोट ओवर 200 पोएम्स। द बेस्ट वन इज इन बेस्ट, यस, द टॉप 50 हैव्स बीन सिलेक्टेड टू गो इनटू माय पोएट्री बुक। तो फेवरेट आपकी पोएम इसमें से कौन सी है? मैंने 2 कोई फेवरेट अपनी सिलेक्ट की हैं, एंड इफ यू डोंट माइंड कुड आई रिसाइट देम? श्योर। सो ये जो पहली पोएम है, स्टक इन अ सीवीड, आई रोट दिस व्हेन आई वाज, आई सपोज 10, इसी तरह का कुछ, बैक लिटिल अर्लियर। और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आपने ली और इस पोएम में क्या है? इसमें दिस एक्चुअली, ये जो पोएम है स्टक इन अ सीवीड, इट्स काइंड ऑफ बेस्ड ऑन माय स्कूल इयर्स, like when I was like my years from when I was in grade 2, 3, 4, 5, इस तरह का कुछ, and I had to kind of make those ये जो few years थे, इनको मैंने एक पोएम के अंदर के फॉर्म के अंदर लिखा है, stuck in a seaweed, stuck in a seaweed, struggling to get out, but I just get pulled in, just stuck to the bottom of the ocean. The more I struggle, the more I drown. It has wrapped around me like a cage, but no one is coming to pull me up. They just swim away and save their own lives, like mine has no value. They think of themselves as goddesses, but they don't know how I feel. Wow. I just want to cry, but the more I cry, the more my heart gets shallow, like a deep, dark ocean. But I summon all the courage in me to come out of the cage, because I don't need anybody and I can do it myself. So I break free from the cage and swim higher than them, and glory of the ocean shines brighter inside me than them. My tail grows like a fish, the scales gleam brighter than I think, and now I know who the real goddess is. तालियां जनाब, तालियां होनी चाहिए। Oh my God, this is so deep. Thank you. This is so good, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताओ किस किस को पढ़ती हो? रीडिंग का भी शौक ऑब्वियसली होगा। Yes, yes. I love all poetry personally, because each poem is unique in its own ways. वो उसकी अपनी खूबसूरती होती है। और मगर मेरे कोई टॉप फेवरेट पोएट्स तो होंगे ऑफ कोर्स। एक तो I love Maya Angelou, I love William Blake, and I also really love Rudyard Kipling.
इन सबको पढ़ती हो? जी। अच्छा, और काफ़ी देर से पढ़ रहे हो? यस। अब मुझे बताओ, अब माशाल्लाह आपने इतनी कम एज में आपकी बुक भी पब्लिश हो गई है और इतना अच्छा आपने लिखा है, आगे क्या प्लान्स है या क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? राइटिंग में ही? I would like to continue in writing. I would love to be a poet when I grow up. I would love to, honestly, because मैंने अपने आप को different styles of poetry भी बचपन के अंदर सिखा दिए थे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा शौक था कि to write poetry, तो I started teaching myself different styles, haikus, tankas, how they go, आप उनको लिखते कैसे हैं, और I would love to be a writer when I grow up, a poet. सर, आपसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और पेरेंट्स के लिए भी लाजमी मैसेज लेना चाहूँगी, और मैं नामवर के पेरेंट्स को लाजमी यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँगी। वो हमारा प्रोग्राम भी देख रही हैं, और बहुत बड़ी बात है कि बच्चे की इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी तरबियत और ग्रूमिंग करना, बच्चे का फोकस होना, उसको अपने गोल्स का पता होना और उसको पता हो कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है। तो क्रेडिट चाहे नामवर आपको दे या अपने पेरेंट्स को दे, लेकिन तरबियत के हवाले से मैं लाजमी जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा गया आपकी तरफ से और नामवर के पेरेंट्स की तरफ से? मेरा ख्याल है कि हर वालिदैन यही चाहते हैं कि हमारे बच्चा कुछ ना कुछ करे, लेकिन उसके लिए एक अमली तरबियत अलहदा चीज़ है। बजाय इसके कि आप उंगली पकड़ के उन्हें बाज़ार लेकर जाएं, अगर एक आध बार उन्हें म्यूजियम ले जाएं या कोई ऐसे अदारे में लाइब्रेरी ले जाएं, तो बच्चे में खुद ब खुद शौक पैदा हो जाता है। सर, ये ट्रेनिंग, ये ग्रूमिंग, ये तरबियत आपको क्या लगता है किस एज से स्टार्ट कर देनी चाहिए? पेरेंट्स को कब थोड़ा सा संजीदा हो जाना चाहिए? मेरा ख्याल है जब से बच्चा सवाल करना शुरू होता है, आपको उसी वक्त से वो ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, बजाय इसकी कि उसके यकीनन वो खिलौनों से खेलना भी चाहता है, सब कुछ है, मगर उसके हाथ में अगर किताब होगी तो उसको भी वो उतनी ही तवज्जो से पढ़ेगा। और आप ये समझते हैं कि बच्चे में जिस चीज़ का टैलेंट है, पेरेंट्स को तो नज़र, जिस तरह के अगर नामवर को रीडिंग का शौक था या राइटिंग का, तो वो स्किल उसके आफ्टर 6 years वो नज़र आना शुरू हो गए थे, तो पेरेंट्स को संजीदगी का थोड़ा सा इजहार करना चाहिए बच्चे के किसी भी स्किल को लेकर, किसी भी टैलेंट को लेकर, और वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि इसका इंटरेस्ट किस तरफ है और उसे इनकरेज भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जिस चीज़ का शौक होगा, आई एम श्योर कि वो उसमें बहुत निखर कर सामने आएगा, वो काम करना उसको अच्छा भी लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, वो अपना नाम भी उस फील्ड में बना सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लगा नामवर आपसे मिलकर और आपके जो है ग्रैंड पेरेंट्स से मिलकर, और प्रोग्राम को, सेगमेंट को सॉरी यहाँ पर क्लोज करने से पहले आपके पेरेंट्स को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी और दाद देना चाहूँगी। और जनाब, यहीं पर वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, वक्फे का। जब वक्फे से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में सेगमेंट्स को और गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे। स्टे विद अस। अच्छा जी जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, वेलकम बैक आपको कह रहे हैं, और प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जनाब, अभी हम बात करेंगे हाल ही में पाकिस्तान जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलर अथॉरिटी है, जिसको पैमरा कहा जाता है, जो तमाम चैनल्स को एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है अगर कंटेंट में किसी किस्म की कोई खराबी हो या कोई उसमें मसला हो। अच्छा जी, अभी जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि ड्रामों में प्यार से छूना, शादीशुदा अफराद में मोहब्बत भरा जो मनाजर हैं, जैसे कि गले लगाना, बेडरूम सीन हो गए, बोल्ड कपड़े हो गए, या किसी भी सीन को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके जो पेश किया जाना है, उस पर अब जनाब पाबंदी होगी और उससे इज्तनाब किया जाएगा। और क्यों इज्तनाब किया जाएगा, उसका रीज़न ये दिया गया है कि ये हमारा जो है वो हमारी सोसाइटी या हमारी जो माशरती इक़दार है या जो हमारी मजहबी तालीमात हैं वो ऐसी नहीं है। जनाब, इसी के ऊपर हम गुफ्तगू भी करेंगे, तज्ज़िया भी लेंगे कि आया जो ये पैमरा की हिदायत जारी की गई है, इज़ इट अ गुड डिसीजन या फिर नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी मैंने खासी तनकीद देखी बहुत सारे लोगों की कि हमारे कुछ चैनल्स ऐसे हैं या बेशतर चैनल्स ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन को सिर्फ नाइट सूट में ही मुसलसल सिर्फ दिखाया जाता है। तो क्या कंटेंट से बढ़कर जो है वो ड्रामों को या सीन्स को ग्लैमराइज करना प्रायोरिटी है आपकी? और पैमरा के इस फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, बड़ा नाम अदाकार
फनकार जुल्करनैन हैदर साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, आज के शो के लिए। सर ये जो पेमरा की जानिब से इंस्ट्रक्शन सामने आई है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, आपको लगता है कि ये होना चाहिए था बहुत पहले? सबसे पहले सुनने वालों को आदाब और आपका शुक्रिया आपने लाइन पे लिया। गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने इस चीज को संजीदगी से लिया है चैनल ने, मैं मुबारकबाद देता हूँ चैनल को। इसी तरीके से पेमरा से गुजारिश है कि जो राइटर हैं हमारे मुल्क के नामवर राइटर हैं, जो मुझसे सीनियर हैं, अनवर मकसूद साहब हैं, अमजद इस्लाम अहमद साहब है, असगर नदीम सैयद साहब हैं, मैं भी उसमें अपने आप को आखिरी सफ़ों में शामिल कर लूँ, तो हमको कॉल करें। जो राइटर इस मुल्क के हैं, जो नए बच्चे हैं, नई बच्चियां हैं जो लिख रही हैं, उनको अपने हम ख्याल बनाने के लिए वो ये हर वक्त हर दौर में हुआ है। एक जमाने में जाउल हक साहब का जमाना था तो उसमें ये था कि जी 6 फुट का फासला होगा जी। फिर इंस्ट्रक्शन ये आई कि ईद का ड्रामा हम कर रहे थे तो इंस्ट्रक्शन आ गई कि जी पैंट कमीज में नहीं होंगी, शलवार कमीज में होंगे जी। तो ये लोग जो हैं ये ड्रामे वालों का काम है। ठीक, किसी हद तक पेमरा ठीक है। जो आपने बयान किया, पेमरा का जो नुक्ता नजर बयान किया, उससे मैं मुत्तफिक हूँ कि बेलगाम हो गया है, हमारा ड्रामा बेलगाम हो गया है। ये ड्राइंग रूम मीडिया कहलाता है टीवी। टीवी घर में एक फर्द की हैसियत रखता है और वो जो बात करता है उसको लोग और हम बुजुर्ग और बहनों और माओं बेटियों के साथ बैठ के देखते हैं। उसमें महदूद सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हमारे असातिज़ा ने हमें ये सिखाया है कि जो बात आप घर में कर सकते हैं वो आप ड्रामे में लिखिए। ठीक, तो ड्रामा जो है वो आप अगर कोई कैसेट चलाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं तो आपकी अपनी सिलेक्शन है। आप हॉरर देखना चाह रहे हैं या रोमांटिक देखना चाह रहे हैं तो उसमें रोमांस ही होगा ना। तो टेलीविजन अच्छा, सर आपको लगता है कि मौजूदा दौर के भी कुछ तकाजे होते हैं, उनको भी देखना चाहिए क्योंकि आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है। आपको लगता है कि इससे टीवी ड्रामास को भी नुकसान पहुंचेगा किसी हद तक? टीआरपीस के पीछे जैसे कि आपको पता है चैनल्स की एक दौड़ लगी हुई है, प्रोडक्शन हाउसेस की भी, तो आपको लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ना चाहिए। ये राइटर की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि मुआशरे को सुधारने के लिए कोई बात की जाए। तो जो सब्जेक्ट हमारे ड्रामों में अब सिवाय घरेलू झगड़ों के, ये बात फैक्ट है, इसमें कोई शक दो राय नहीं है कि बहुत रोना धोना हो गया, औरत को मजलूम दिखाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तलाक दी जा रही है, तलाक का रेशो बढ़ गया है। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें के फैमिलीज जो हैं वो डिप्रेसिव होती हैं। हमारी व्यूअरशिप में ये देखना चाहिए, हमें ये बताया गया है कि क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं। तो टीवी ड्रामा लिख रहे हैं, घरेलू लोगों के लिए लिख रहे हैं और राइटर की जिम्मेदारी है कि मुआशरे की इस्लाह करे। बगैर मुझे कहा गया है, मेरे असातिज़ा ने मुझे कहा है कि आप कॉमेडी भी लिखे तो बेमकसद न लिखिए, मकसद उसमें जरूर हो। तो सबसे पहले सवाल ये किया जाता है राइटर से कि जी आप इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो अब मैसेज अगर आप पूछे तो हमारे जो नए बच्चे बच्चियां हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं करता जी, मगर कहने का मकसद ये है कि उसमें मकसदियत का आंसर जरूर होना चाहिए। तो मुआशरे के लिए और टेस्ट अच्छा डेवलप करने के लिए, जैसे हमारे कॉमेडी स्टेज शोज चल रहे हैं उसमें बेमकसद तू तना और बैठ के जो तुम पैजारी होती है वो बहुत ज्यादा ओवर हो गया है। सोशल मीडिया से अगर हम अपने चैनल्स का मुकाबला करेंगे तो हमें तकलीफ होगी। सोशल मीडिया पे कोई बंदिश नहीं है जी, लेकिन टेलीविजन के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो टेलीविजन पे हम पेश नहीं कर सकते जी सर। लेकिन मुआशरे में वो दुरुस्त बात है, वो मुआशरे में होता है। अब ये जो मुझे तो लगता है, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, जो क्राइम शोज हमने शुरू किए हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, ये हमारी तबाही का सबब बने हैं। ठीक, मैंने एक ड्रामे में लिखा था कि वो डाकू जो है वो घर में घुसते हैं तो वो एसी की जो है वो
वायर काट देते हैं और एसी की जो गैस है उससे जो है मर्डर होता है। तो हमारे जीएम साहब, मेरे इमाम साहब थे, अल्लाह ने जवाब रहमत में जगह दे, उन्होंने कहा था कि आप क्या लोगों को ये सिखा रहे हैं कि इस तरीके से कत्ल किया जाए। तो जो हम लिखते हैं राइटर्स, ये बातें डिबेटेबल है, ठीक है सर, और इस पे उनको हमें एतमाद में लेना चाहिए कि ये चीज है, और जो जिस राइटर का काम है वो राइटर, ठीक है, ये जिम्मेदारी यानी कि सब पर, तमाम लोगों पर बनती हैं, और आप बिल्कुल इस हक में है जो एडवाइजरी जारी की गई है पेमरा की जानिब से। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान में फिरदौस जमाल साहब ने। इसी हम जो है वो मौजू पर बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। जो पेमरा की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं, आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए? याद किया तमाम आपके हेलो सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय भी हम लेंगे। जनाब, पेमरा की जो एडवाइजरी जारी गई है, बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई पेमरा को और बहुत सारे लोगों की शिकायत के बाद जो ये एक हिदायतनामा है ये जारी किया गया है, जिस पर जो बोल्ड सीन्स हैं, जिनमें गले लगाना हो गया, ख़वातीन का बोल्ड लिबास हो गया, इन तमाम सीन्स के हवाले से या बहुत सारे सीन्स को ग्लैमराइज करने के हवाले से अब पाबंदी होगी। फिरदौस जमाल साहब से इसी के ऊपर राय लेते हैं। सर अब बताइएगा, आपको लगता है कि ये एक ठीक डिसीजन है या डिसीजन पहले हो जाना चाहिए था, या आप समझते हैं कि सरासर गलत है? क्या डिसीजन क्या लिया गया है? सर जो बोल्ड सीन्स हैं, जो ग्लैमराइज कर देना सीन को है, जो सर बेडरूम सीन्स हैं, मियाँ बीवी के गले लगाने के जो सीन्स हैं, उनके हवाले से पेमरा जो है वो कह रहा है कि पाबंदी आयद होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, ये हमारी मजहबी तालीमात नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि घर में मियाँ बीवी बच्चों की मौजूदगी में एक दूसरे से गले मिलते हैं या कोई और? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। मिलते हैं? जी सर। बच्चों के सामने? नहीं सर, बच्चों के सामने नहीं मिलते हैं। नहीं, मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि बच्चों के सामने कोई कुछ करते हैं? सर मुझे अगर आप मेरे से मेरी राय पूछेंगे तो हो सकता है जो मेरी राय है वो सबकी राय ना हो, और जो शायद एक घर का तरीका है शायद वो हर घर का तरीका ना हो, क्योंकि लोग मुझे लगता है सर आजकल वोकल भी हो गए हैं, बोल्ड भी हो गए हैं। शायद जनरल बात करें, पूरी सोसाइटी की बात करें कि जनरल नॉर्म्स क्या है? सर जर्नल नॉर्म्स ऐसी नहीं है सर, हमारी जर्नल नॉर्म्स ऐसी मेरे ख्याल से ऐसी नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसे सीन्स भी मतलब है आप क्यों दिखाना चाहते हैं बच्चों को? और घर में आप इसके लिए देखें, जैसे आपको हाजत किसी को भी होती है तो क्या वो बेडरूम में या बेड के ऊपर हाजत अपनी तो नहीं रफा करता ना, बाथरूम में जाता है। जी सर। हाँ, तो बाथरूम अलग होता है, बेडरूम अलग होता है ना, ड्राइंग रूम अलग होता है, इन चीजों को अलग अलग होना चाहिए। तो जो आपने मतलब किसी का दिल अगर चाहता है कोई गंदगी करने को या उसको हाजत है तो वो एक मखसूस जगह उसके लिए हो जानी चाहिए ना, उसमें को माशरे में आप खुलेआम तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए मतलब मीडिया जो है ये घर घर में है और तमाम सोसाइटी, बच्चे भी इसको देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। तो इसको चूंकि हमारी सोसाइटी, बल्कि इवन आप मुझे ये बताएं क्या मगरबी आप यूरोप अमेरिका वगैरह गई हुई हैं? जी सर। अच्छा, वहां पे क्या न्यूड सीन्स चलते हैं जो घरों में लोग टीवी चैनल्स देखते हैं? नहीं सर, नहीं ना चलते। जब यूरोप और अमेरिका में नहीं चलते, जी सर, तो आप क्यों चलाना चाहते हैं? आप उससे ज्यादा मॉडर्न सर, इसका नाम मुझे बताएं, पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? सर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको रहने देना। तो सर आपको तो इवन यूरोप जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है की बात हुई है, और जो कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात हुई है, आपको लगता है कि कंटेंट की बात होनी चाहिए, फिर स्टोरीज की भी फिर बात होनी चाहिए, फिर कहानी पर की भी बात होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उसमें ये आप देखें ना, अगर हमारे आप पुराने टीवी ड्रामे देखें जी, और वो कई एपिसोड्स चलते थे 50-50, 60-60, और तो बाजार बंद हो जाते थे जी। तो क्या उनमें न्यूड सीन्स होते थे जिसकी वजह से बाजार बंद हो जाते? हरगिज़ नहीं है?
हरगिज नहीं सर। कोई उसमें वल्गैरिटी होती थी जो बाजार बंद हो जाते थे? नहीं होती थी ना। कंटेंट होता था, परफॉर्मेंस होती थी, कैरेक्टराइजेशन होती थी, सोशल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाता था जो हमारे मुआशरे के जो वो हैं, लेकिन उसमें न्यूडिटी तो नहीं होती थी ना। इवन ज़ियाउल हक साहब के जमाने में तो सर पे जो नेगेटिव कैरेक्टर भी होता था औरत का या किसी लड़की का, तो उसके सर पे भी दुपट्टा लाजमी होता था। जी सर। कि चाहे वो कैरेक्टर बुरा है या नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन उसके सर पे दुपट्टा होता था, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन है। तो इसीलिए वो ड्रामे जो हैं वो तो सारे लोग देखते थे। तो सर आपको ऐसा लगता है कि ये जो अभी इंस्ट्रक्शन सामने आई हैं, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में मजीद इंस्ट्रक्शंस भी सामने आए, हो सकता है कि कहानी और किरदारों के हवाले से भी सामने आए। ऑलरेडी हमारे जो चैनल्स हैं, हम वहाँ पर टर्किश ड्रामाज या दूसरे मुल्कों के जो ड्रामाज हैं वो नशर करते हैं। तो आपको लगता है कि अगर इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो कोई नुकसान भी होगा टीआरपी को? क्योंकि एक रेस भी, एक दौड़ भी तो लगी हुई है ना टीआरपी के लिए प्रोडक्शन हाउसेस की। कोई नुकसान नहीं होगा। असल में बात यह है कि आप ज़हीन लोग जो हैं, अच्छे लोग और पढ़े लिखे लोग और अच्छे राइटर्स, अच्छे एक्टर्स, अच्छे टेक्नीशियंस को, अच्छे क्रिएटिव माइंडेड लोगों को जब आप लेकर आएंगे तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। न्यूडिटी की या इस तरह फैशन की या मतलब फजूलियात की जरूरत नहीं होती। इंटेलेक्ट असल में मसला ये हो गया है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको आपने घरों पे बिठा दिया है, और जो नालायक लोग हैं उनसे आप ड्रामा करवा रहे हैं, ड्रामा लिखवा रहे हैं, तो उनके पास तो कंटेंट नहीं होता ना, इंटेलेक्ट तो नहीं होता, तो वो सहारा लेंगे फिर इन चीजों का। ठीक है। फिर ये जो गैर अखलाकी चीजें हैं, गैर अखलाकी किरदार है, बकवास है, ड्यूटी है, इसका सहारा लेंगे, चूंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। उनके पास आसान रास्ता है कि आप मतलब अगर देखे ना, एक आदमी होता है कि वो उसके पास स्पीच करने की या उसके पास इल्म होता है, वो बाजार में खड़ा हो जाता है और वो 5-6 आदमियों को जो है वो इकट्ठा कर लेता है अपनी स्पीच से, अपने टैलेंट से। जी सर। एक बंदा है कि वो उसके पास इल्म नहीं होता, वो भी लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है कि एक गैर या नीम बरहना लड़की को खड़ा कर देता है। तो वो ये दोनों का फर्क है, यही मीडिया है। अगर आपके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, अगर आपको काम आता है, तो आपको फिर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। आप देखें वारिस में कौन सा न्यूड सीन था, लेकिन वारिस या और ड्रामे जितने भी बड़े बड़े सीरियल्स पीटीवी के जमाने में थे, क्या उनमें क्या न्यूडिटी थी, क्या था? उसमें कंटेंट था, उसमें लिखने वाले कंटेंट पर बात होनी चाहिए। और बिल्कुल फिरदौस जमाल साहब, जुल्करनैन हैदर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जो पैमरा की जानिब से जो हिदायतनामा जारी किया गया, जो ये एडवाइजरी सामने आई है, और वो बिल्कुल इसके हक में थे कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया नियो पाकिस्तान में। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का, जिसके बाद आपको लिए चलेंगे किचन में। स्टे विद अस।